हेलो हेलो हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल रामलाल्स? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? फटाफट बता दीजिए मुझे एक बार। क्या यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हेलो 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 रामलाल्स, क्या हाल चाल? एकदम जोरदार। आ गया, मैं आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। नो साउंड। आई थिंक ऑडियो क्लियर हो गया होगा। अब ऑडियो क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट यस कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से 2-4 मिनट का लैग आ गया। फटाफट एक बार बता दीजिए मुझे। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 में। कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 में आज हम ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ हम रिलेटिव मोशन इन 1D स्टार्ट करने वाले हैं आज। रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D। यस 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 यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है रिलेटिव मोशन इन 1D एंड ग्राफिकल एनालिसिस। मोशन इन 1D के ग्राफ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और चिंता मत करो, थोड़ा बहुत मैं गुस्सा हो जाता हूं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। और तो ऐसे ऐसे डाउट जब आप पूछ रहे हो, अब डाउट क्या पूछ रहे हो बताओ? मतलब कोई भी टीचर इरिटेट हो जाएगा ये डाउट सुन के जो उसने क्लास में 20 बार पढ़ा है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, सर प्लीज डिटेल में बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बेटा कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस का मतलब होता है, कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो अच्छा करा सर डिटेल में बताइए। और मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को 2 बार ड्राइव कराया आपके लिए। ठीक है, मैंने कितनी बार ड्राइव कराया? 2 बार ड्राइव कराया। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी लिखा, dt को यहां ले गए तो ये हो गया a इंटू डी टी इज इक्वल टू डीवी। जब इंटीग्रेशन किया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर चला गया। और जब मैंने उसको बताया कि साहब ये तो मैंने आपको बताया है 2 बार, क्लास में 2 बार कराया है। एक बार लेक्चर नंबर 6-7 के लास्ट में कराया था और फिर स्टार्टिंग में कराया था दूसरे लेक्चर के।
तो बच्चा कहता है सो सॉरी सर, मैंने लेक्चर ही नहीं देखा। थप्पड़ मार दूंगा, भाग जाए यहां से। लेक्चर नहीं देखा तो तुम्हें किसने हक दिया डाउट पूछने का? स्टार्टिंग से मैं आपको समझाते आ रहा हूं कि बेटा मेहनत नहीं करोगे तो चाहे दुनिया का कोई भी टीचर है वो आपको नहीं पढ़ा सकता। मेहनत करोगे तभी आप सीख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? मेहनत करोगे तभी आप सीख सकते हो। एकदम सस्ता नशा करके आते हो और कुछ भी टाइप करके डाउट पूछते हो। तो ऐसा है कि अभी चूजे हो, पैदा लिए हो बेटा, पैदा लिए हो। एमआर कौन है ना, अभी समय लगेगा जानने में, तो जल्दीबाजी मत करो, है ना। तो उठा के ऐसी जगह फेंकूंगा, पता नहीं चलेगा कहां पहुंच गए तुम। गजब करते हो यार। एक बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है, देखो साहब, हो सकता है जेन्युइन बच्चा हो, पता नहीं, लेकिन अगर आप 8, 9, 10th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हो और 11th में आके चाहते हो कि एक जादू हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब तुम 8, 9, 10 में बिल्कुल नहीं पढ़े हो, बच्चा कहता है सर यहां पे हमें तो ये समझ आ गया, तो मेरा काम यही था बस, वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से निकलता है। किसका इंटीग्रेशन? वाई एक्सिस पे v और x एक्सिस पे t। तो v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो कुछ भी होगा वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो v इंटू डी टी होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पीछे जाएंगे और पीछे जाने से निकलेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। सर ये तो मैं समझ आ गया, ये तो मैं पक्का पता है, ये तो मैं समझ आ गया, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सर इसका एरिया आपने कैसे निकाला। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा प्लीज कि ट्रायंगल का एरिया निकालना कौन से क्लास में आप सीखते हैं। मैं भूल गया, मैं बहुत दिनों से सिर्फ 11th 12th को पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा, है ना, कि कौन से क्लास में एरिया निकालना सिखाते हैं, कौन से क्लास में एरिया निकालना सिखाते हैं, बताइए। तो एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना कौन से क्लास में सिखाते हैं? ये ट्रायंगल बन रहा है यहां से यहां तक, ये जो मेन ग्राफ है वैसे जा रहा, मेन ग्राफ ऐसे जा रहा, यहां पे पहुंचा, खत्म, फिर यहां से ऐसे पहुंचा, खत्म, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब बच्चे पूछ रहे थे सर यहां पे क्या ये वेलोसिटी है एकदम सीधा, एक ही टाइम पे बहुत सारा वेलोसिटी? नहीं बेटा, ये ग्राफ का स्केलिंग किया हुआ, असल में ऐसे है, ये ग्राफ ये नहीं है, ये डॉटेड लाइन होना चाहिए था। ये टाइप करने वाले की गलती है कि इसने सॉलिड लाइन यहां पे बना दिया। सर अब ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है? बेटा डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि बस मुझे ये पोर्शन कंसीडर करना है। कौन सा पोर्शन कंसीडर करना है वेलोसिटी के लिए? ये वाला, बस ये वाला, ये वाला, ये नहीं है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस ये वाला लाइन है। अब मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। कौन से क्लास में सीखते हैं बेटा? 6th 7th क्लास में सीखते हैं। अब बताओ 6th 7th क्लास का डाउट तुम यहां आगे पूछोगे और कहोगे कि सर ये बेसिक नहीं बताया। बेटा रहम करो थोड़ा मास्टर पे, थोड़ा सा तो मास्टर पे रहम करो। चलो मैं ये फिर से सवाल कराता हूं। यहां से यहां तक वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ बना, तो मुझे इसका एरिया अंडर द एक्स एक्सिस निकालना है। एक्स एक्सिस से जो ये एरिया बन रहा होगा ये पूरा निकालना है। अब ये क्या बन रहा? तो बेटा यहां पे 2 लिखा है, मतलब यहां से यहां की लेंथ है 2 और ये हाइट है 10। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो 2 गुना 10 बराबर होगा 20। ये एरिया निकाला हमने, समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद ये पर्टिकुलर एरिया निकाला हमने, ये वाला, ये वाला, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया निकलेगा बेटा, ये एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस। 2 से लेके 4, ये 4 बेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 से लेके 4 तक का गैप कितना हो गया? ये 2 मीटर का हो गया। यहां से यहां का लेंथ देखना है मुझे, तो 4 से 2 के बीच का गैप हो गया 2, और ये हाइट हो गया आपका 2 से 0 से लेकर, देखो यहां से यहां का लेंथ है, तो यहां से यहां का लेंथ कितना है? 10। तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, 2 से 2 कटेगा, ये 10 आ गया। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो ये डॉटेड लाइन बस ग्राफ का स्केलिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो सर ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू 4 से लेके 6 के बीच का गैप हो गया 2, और ये है बेटा 10, लेकिन नीचे है 10, तो एरिया -10 गुना 2 बराबर -20 आएगा। तो अब मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछता हूं, क्या पूछता हूं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टोटल पाथ का लेंथ। इसका एरिया,
ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो डिस्टेंस के लिए मैं देखूंगा ये एरिया है 20, ये एरिया है 10, 30 और ये एरिया है 20। तो 30 और 20 क्या हो जाएगा 50। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 50 मीटर। और अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस 20 और 10 प्लस 30 और माइनस 20। पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव एरिया को निगेटिव लेंगे। तो आप लिखेंगे 20 प्लस 10 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लॉजिकली सोचो, ऊपर वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी रखा है, तो ऊपर जब भी रहेगा वेलोसिटी का ग्राफ तो पॉजिटिव वेलोसिटी को बताएगा और नीचे वाले निगेटिव वेलोसिटी को बताएगा। तो लॉजिकली भी सोचोगे तो जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, और जैसे ही वेलोसिटी निगेटिव हुआ मतलब ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है। तो ये पूरा सेक्शन जो है ना ग्राफ का दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होने लगी लेकिन चल आगे ही रहा है। फिर यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया और इंस्टेंटेनियसली उसके बाद माइनस 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट पीछे भागने लगा। तो पीछे भागने लगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। ध्यान से अच्छे से सोच के बताइए कि आपको यह समझ आया कि नहीं आया। अच्छे से सोच के बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। अच्छे से सोच के बताइए आपको यह समझ आया कि नहीं आया। जल्दी से फटाफट, एकदम जोरदार चमका तो प्लीज एक बार बता दीजिए। जिनको पिछले क्लास में चमक गया था कोई दिक्कत नहीं है, अभी चमक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं है। फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं है। फटाफट फटाफट बताइए जोरदार चमका कि नहीं चमका। एकदम लिखिए जोरदार चमका। जोरदार चमका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे दादा मजे आ गए, एकदम मजे आ गए एकदम। अच्छा, एक बच्चा डाउट क्या पूछता है कि सर सब बात तो ठीक है लेकिन यहां से अगर ऑब्जेक्ट को मैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो ये 45 मीटर हाइट पे जाके क्यों रुकेगा। वेरी वेरी वंडरफुल डाउट। सर ये 45 मीटर कैसे चला मैक्सिमम हाइट, ये नहीं समझ में आया। यहां पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगा ये भी समझ आया, एक्सीलरेशन नीचे लगेगा ये भी समझ आया, लेकिन सर हाउ इट विल बिकम 45 मीटर, आई डिडंट गेट। ओ माय गॉड, यू डिडंट गेट। बताइए प्लीज। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो 45 मीटर तक कैसे जाएगा भाई साहब। भाई साहब हमको नहीं आ रहा सर समझ, बाकी सब ठीक है। बेटा बुरा मत मानना, मैंने आपको थोड़ा डांट दिया और इसी वजह से मुझे गुस्सा आया। क्या मैंने आपको यह सिखाया है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो मैक्सिमम हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहता है उसकी रफ्तार कम होती रहती है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहता है रफ्तार कम होती जाती है, तो मैक्सिमम हाइट पे वो रेस्ट में आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच मैक्स का फॉर्मूला u²/2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। अब यहां से u का होल स्क्वायर मतलब 30 का होल स्क्वायर, तो 30 का होल स्क्वायर मतलब 30 × 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू रखेंगे 10, 0 से 0 कटेगा, 30 × 3 90, 90/2 45। क्या आपको ये कलम चलाने में आपको दुख हो रहा था? क्या मैंने बेसिक मेथड नहीं बताया है? u²/2g बहुत आसान है, एक लाइन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बेटा, एक लाइन का फॉर्मूला लगेगा। एक लाइन का फॉर्मूला लगा के ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर आपने कुछ और बताया था वो नहीं आया था। बेटा वो आपको नहीं आएगा, रहने दो, आप ये सीख लो पहले अच्छे से, घबराओ मत। होता है बेटा, होता है। गलती मेरी है कि मैं किसी को भी MR स्टार सिखाने लग जाता हूं। MR स्टार बेटा ऐसी चीज है ना कि बड़े बड़े मास्टर और दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े लोग कांप रहे हैं उससे कि हई का है बे तो तू सीखने में थोड़ा समय लगेगा। जो चीज, सुन मेरी बात, जो चीज 50 साल में आज तक कुछ लोग नहीं बना पाए, जो समझा नहीं पाए, वो इतनी आसानी से तुम्हें समझ आ जाएगा क्या? बहुत किस्मत वाला है जो सीख पा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत किस्मत वाला है जो तुम्हें सिखा दिया मैंने। नहीं तो बड़े बड़े बच्चे ना बड़े बड़े जगह से पढ़ के आके ना यहाँ पे लेट जाते हैं। चलो, एक डाउट और था वो मैं भूल गया। एक डाउट और था वो मैं भूल गया। क्या था वो डाउट? हाँ डाउट था ना। डाउट ये था
कि सर हम जी को हमेशा निगेटिव लेते हैं, मतलब 9वीं क्लास में अगर तू कहीं से पढ़ लिया कि जी को निगेटिव लेते हैं तो जी को निगेटिव निगेटिव बोल रहा है, गलत पढ़ा है बेटा। अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव, ट्रू एंड फॉल्स? बताओ, ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव, ट्रू एंड फॉल्स? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव, ट्रू एंड फॉल्स? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, फॉल्स। व्हाई दिस इज फॉल्स? बिकॉज जो पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन का सेंस होता है वो आप कहीं भी मान सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा एक बात और, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है सर ऊपर अगर पॉजिटिव माना चलो ठीक है तो नीचे निगेटिव कैसे हुआ ये बताओ। तो इतना गधा है, ऊपर पॉजिटिव और ऊपर ही निगेटिव मान ले। बाबा कहां से पढ़ के आया है, माफ कर दे मुझे यार, माफ कर थोड़ा सा मुझे, है ना। डाउट तुम ऐसा पूछ रहे हो कि सर ऊपर आपने पॉजिटिव लिया ये तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आपने पॉजिटिव लिया, लेकिन सर नीचे निगेटिव क्यों ले रहे हो? तो कहां लू निगेटिव? ऊपर पॉजिटिव और ऊपर ही निगेटिव मान लू, है ना। गजब कर रहा है। अरे भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तुम जब मानते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पीछे निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। हाँ ये तो होता है सर। ऊपर जब आप पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हो तो नीचे निगेटिव वाई एक्सिस होता है। हाँ तो जब मैं ऊपर पॉजिटिव मानूंगा तो नीचे निगेटिव होगा। अरे भाई ऊपर सीधा झंडे की तरह पॉजिटिव हो गया तो झंडा अगर नीचे डूब जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। कैसी बातें करते हो बेटा, कैसी बातें करते हो। अच्छा सर अब मैं अगर लिखता हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, बताइए ट्रू एंड फॉल्स। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स फटाफट बताइए। वाह ये सवाल लिख लेना बेटा, जिसने पूछा था ना ये सवाल लिख लेना कि अगर ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया जाता है तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसको हम 2u/g से निकालेंगे। दोनों लिख लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो भी निकाल लेना 2u/g। चलो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यार कितने अच्छे बच्चे हैं यार मेरे, तुम कहां रहते हो बेटा, कभी मिला करो, तुम्हें देखने को आंखें तरस रही है मेरी, कहां हो यार तुम। यार एक दो बच्चे की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इतने अच्छे बच्चे तुम कहां रहते हो यार, कभी दिखाई क्यों नहीं देते, कौन सी गली में रहते हो तुम, तुम्हारा पता मुझे क्यों नहीं चलता। बहुत दुख की बात है यार, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। इतने भोले और इतने अच्छे बच्चे, गजब जवाब दे रहे हो यार, मतलब रोना आ जाएगा मुझे सच में, इतना अच्छा जवाब दे रहे हो। ओहो ट्रू, कहां रहते हो बेटा तुम लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। एकदम सही जवाब है आपका एकदम सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब। नीचे ही तो होगा यार, और कहां होगा सर, नीचे होगा, नीचे मतलब माइनस होगा, नहीं बेटा। तुम जब कभी मान लो बॉल को ऊपर फेंक रहे हो और तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम्हारी मर्जी है, सवाल में अगर मेंशन है तो सवाल के अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। सर अभी तो बोला था ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है, बेटा ऊपर पॉजिटिव होता नहीं है, ऊपर अगर मैं पॉजिटिव एज्यूम करूं तो नीचे निगेटिव हो जाएगा, ऊपर अगर पॉजिटिव एज्यूम करूं तो नीचे निगेटिव हो जाएगा। यहां पे देखो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूं तो अपर डायरेक्शन निगेटिव होगा। तो इस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम की वैल्यू बोलेंगे -c। अच्छा एक बात है जो मैं जानता तो हूं लेकिन कभी कभी मैं समझ नहीं, मानता नहीं, मैं जानता हूं लेकिन मानता नहीं। क्या जानते हो सर लेकिन मानते नहीं हो आप? मतलब मैं जानता हूं, ये बात मैं एकदम दिल से जानता हूं लेकिन मैं मानता नहीं। सर क्या जानते हो लेकिन आप मानते नहीं हो? मैं ये जानता हूं
कि जो आप हैं वो अभी 10th पास करके आए हैं और छोटे बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं, और शायद मैं भी पहली बार पढ़ा था, तो मैं तो ये नहीं समझ पाया था कि जी है क्या ये वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन है। जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे खुद ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फर्क ज्यादा नहीं समझ में आता था। और जब आप खुद पढ़ेंगे पहली बार तो हो सकता है कि 4 चीजें आप समझ पाएं और एक चीज में आपको डाउट आ जाए, और वो डाउट बहुत छोटा सा हो और इनोसेंटली आप उसको पूछ दे। मैं ये मानता हूं, जानता हूं, सॉरी, मैं ये जानता हूं। तो सर जानते हो तो इस बात को याद रखा करो बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी। क्या होता है ना, मतलब डाउट देख के वो इमोशनली हम लोग ऐसा सोचते हैं यार इसको तो मैंने कितनी बार बताया, इस बच्चे को डाउट कैसे आ सकता है, तो वो आ सकता है। और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, मैं ये बात जानता हूं, बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा पहली बार पढ़ रहा है। आपको भी लगेगा कि कौन था वो रामलाल जो ऐसा बोला, कौन था वो रामलाल जो ऐसा पूछ दिया। बेटा वो सच में बोला बच्चा ही था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट है और फिजिक्स तो पूरी दुनिया को मुश्किल लगती है। तो हो सकता है कि 1.5 घंटे में हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो अचानक से मेरे दिमाग से निकल जाए, और मुझे सब कुछ आता है लेकिन किसी इंस्टेंट पे मैं वो लगा नहीं पाया, और इनोसेंटली मैंने डाउट पूछ लिया। और जब इनोसेंटली डाउट पूछ लिया तो मास्टर को बुरा लग गया। तो मैं ये बात समझता हूं ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं कि बच्चा है तो इनोसेंट, उससे कई बार देखो, कई बार क्या होता है कि मान लो कि फिजिक्स वाले मास्टर की क्लास है 3 बजे से, थोड़ा सा 2 मिनट बेटा रुकना, मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। फिजिक्स वाली क्लास, मास्टर की क्लास है 3 बजे से, उसके बाद आया केमिस्ट्री वाला। अब बच्चा फिजिक्स के हैंगओवर में है। अब 1.5-2 घंटे अगर बच्चे को लगातार फिजिक्स पढ़ा दिया जाए तो फिजिक्स के हैंगओवर में चला जाता है, और अचानक से कोई केमिस्ट्री वाला आता है मास्टर, वो तो एकदम फ्रेश होकर आया, एकदम बढ़िया लेक्चर पीपीटी तैयार करके, अब वो पढ़ाना शुरू करता है। अब वो चाहता है कि बच्चे के दिमाग में मैं सब घुसा दूं, लेकिन बच्चे के दिमाग में फिजिक्स अटका हुआ है, वो धीरे धीरे जाएगा, और निकलते निकलते ऐसा निकलता है कि पता नहीं चलता कहां चला गया। और कई बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी की क्लास पहले होती है और उसके बाद फिजिक्स की क्लास होती है, बायोलॉजी की क्लास पहले होती है उसके बाद फिजिक्स की होती है, तो बच्चा बायोलॉजी के हैंगओवर में होता है, और अचानक से बायोलॉजी के टर्म्स याद करता रहता है, 5 मिनट बाद ही फिजिक्स का मास्टर आता है कूदता हुआ, और चिल्ला चिल्ला के और चीख चीख के वैसे होगा, इसको ऐसे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चा बेचारा भोला डर जाता है डर के घबरा जाता है कि यार सर ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। तो पहली बार चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको मैंने डांटा भी है बेटा, वो हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम कभी इमोशनल हो जाते हैं, उसको आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। सब पढ़ाऊंगा और बिल्कुल पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, है ना, कोई परेशान होने की वाली बात नहीं है। तो हम जानते हैं ये बात कि आप बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और बहुत सिली डाउट आप पूछ सकते हैं और आपको पूछना चाहिए, और प्लीज आप पूछिएगा। सर आप ऐसे डांटोगे तो कौन पूछेगा। मेरी डांट को इग्नोर करना, मैं खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, मेरी डांट को इग्नोर करना, क्योंकि बेटा आप मेहनत करते हो, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, आपके साथ टीचर भी मेहनत करता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही क्लास पढ़ाते हैं, हम कई सारी क्लासेस पढ़ाते हैं, हम भी दिन में 3-4 क्लासेस पढ़ा लेते हैं। तो जब हम 3-4 क्लासेस पढ़ाते हैं बेटा, तो हम भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है, और बहुत सिंपल डाउट पूछ के हम डांट देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है ना। आपको अगर अब तो ऑनलाइन में हो, कूट तो सकता नहीं तो बच्चे जब ऑफलाइन में मेरे से पढ़ते हैं, मैं उसको थप्पड़ मार देता हूँ और कल आके फिर से वही डाउट पूछ लेता है, फिर कूट देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ऐसा नहीं, कभी मैंने ऐसा नहीं किया है कि बच्चे को डांटा और समझाया नहीं हो, समझाता उसको पूरा हो, लेकिन भले ही डांट देता हूँ, थप्पड़ मार देता हूँ, कल से फिर आ जाता है डाउट पूछने। तो तुमको एकदम निर्लज बनना है। निर्लज मतलब समझते हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो। घबराना नहीं है, कोई भी टीचर डांट दे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं है? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो भी डाउट भी बताता मैं उसको भी बिल्कुल बताऊंगा कि प्रॉपर डाउट आपको बताया जाए। चलिए देखिए, अब बात है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 देन इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो कई सारे बच्चों ने एकदम ही जोरदार जवाब दिया इसका। ये T1 इंस्टेंट है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये T5 है, और ये T6 है। तो एट विच इंस्टेंट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा।
किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, बताइए किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो कई सारे बच्चों ने एकदम ही जोरदार एक्सप्लेनेशन दिया था एंड आई एप्रिशिएट कि बहुत सही जवाब था आपका और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। If initial velocity is 0, then instant when velocity is maximum. If initial velocity is 0, then find instant when velocity is maximum. तो वो इंस्टेंट बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। T4 वो तो मैंने आंसर बता दिया था इसलिए तुम जवाब दे रहे हो। रीजन ढूंढ पाए क्या? तो रीजन कैसे पता चलेगा, सुनो ध्यान से। इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? तो पहले ग्राफ देखिए किसका है। ग्राफ है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का जब भी ग्राफ होता है उसका एरिया, मैं बार बार फिर से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये वाला एरिया, पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी को। और इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। देखो बेटा, जब भी तुम्हें मान लो कि कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि किस ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बहुत आराम से कूल होकर सोचना कि एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन। लिख लिख इस बात को, लिख इस बात को पेपर पे लिख। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, और लिख के दीवार पे चिपका दे। कुछ चीजें दीवार पे चिपकी होनी चाहिए, माथे पे चिपका ले, हाथ में चिपका ले। स्लोप मींस डिफरेंशिएशन और एरिया मींस इंटीग्रेशन। स्लोप मींस डिफरेंशिएशन, एरिया मींस इंटीग्रेशन। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है साहब। अब जब ग्राफ, यहां पे देखिएगा, अब जब ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका एरिया अंडर द एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा एरिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया है, 0, तो फाइनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फाइनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो देखो, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, फाइनल वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा एरिया होगा वेलोसिटी उतना बढ़ेगा। आगे देखो, फिर से एरिया बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा, फिर से एरिया बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा, फिर एरिया बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा। आपने ग्राफ देखते आंसर दे दिया था T3। बेटा T3 पे ग्राफ सबसे पीक पे गया है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, T3 पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है। आप कह सकते हैं एट T3 एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। बताइए इस पूरे ग्राफ को देख के मुझे बताइए कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे हुआ है? हायर द एरिया हायर द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, पूरे ग्राफ को देख के बताइए कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे हुआ है? पूरे ग्राफ को देख के बताइए एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे हुआ है? पूरे ग्राफ को देख के बताइए एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे हुआ है? तो एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे सर, स्लोप से कि एरिया से? बोलो एक्सीलरेशन कैसे देखोगे, स्लोप से, एरिया से कि वाई कोऑर्डिनेट से? कैसे देखेंगे एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे? एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे? स्लोप से, एरिया से या वाई कोऑर्डिनेट से? स्लोप से, एरिया से कि वाई कोऑर्डिनेट से? बहुत ही जोरदार चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हम एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे, स्लोप से, एरिया से या वाई कोऑर्डिनेट से? एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे, स्लोप से, एरिया से या वाई कोऑर्डिनेट से? कैसे देखेंगे एक्सीलरेशन? कैसे देखेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, स्लोप से, एरिया से या वाई कोऑर्डिनेट से? तो बेटा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक काम करते हैं अपन इसको, ओ ना रुक जा, कैसे कर सकता हूं मैं? चलो कोई बात नहीं, कैसे देखेंगे बताओ, कैसे देखेंगे बताओ? स्लोप, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं बताता, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है वाई कोऑर्डिनेट से। एकदम सही जगह, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे मैंने क्या प्लॉट किया, एक्सीलरेशन। तो आप एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां से देखिए, यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। तो एक्सीलरेशन कहां पे मैक्सिमम है? एट T3 एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, एट T3 एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे है? T3 पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है।
लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा? वेलोसिटी वहीं पे मैक्सिमम होगा जहां पे एरिया मैक्सिमम होगा, जहां पे एरिया मैक्सिमम होगा। और एरिया मैक्सिमम कहां पे है? एरिया मैक्सिमम कहां पे? तो जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा, ग्राफ आगे बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा, ग्राफ आगे बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा। और देखो एरिया बढ़ रहा, एसिलेशन भी बढ़ रहा, एरिया भी बढ़ रहा है, एसिलेशन बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा है, एसिलेशन बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा है, एसिलेशन बढ़ रहा। अब एसिलेशन घट रहा है लेकिन एरिया तो बढ़ रहा है, एसिलेशन बढ़ रहा है लेकिन एरिया, एसिलेशन घट रहा है लेकिन एरिया बढ़ रहा है। यहां देखो एसिलेशन बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा, एसिलेशन बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा, एसिलेशन बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा। अब एसिलेशन नीचे आ रहा है, देखो ना ये ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन एरिया बढ़ा, ग्राफ नीचे आया लेकिन एरिया बढ़ा, ग्राफ एसिलेशन घट रहा है लेकिन एरिया बढ़ रहा है, एसिलेशन घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है। अब क्या हुआ कि एरिया निगेटिव में चला गया और निगेटिव एरिया हो जाएगा तो एरिया कम होने लगेगा, इसीलिए वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा? वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट T4, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट T4। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बच्चा ये सवाल में डाउट पूछ रहा कि सर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज -10 मीटर पर सेकेंड देन वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। बताइए इनिशियल वेलोसिटी अगर -10 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना होगा? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा? बताइए क्या होगा? तो क्या करेंगे? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, अरे बाबा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी बताता है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अच्छा बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं बेटा? थोड़ा सा रुकिए और ढंग से सॉल्व करिए। सर इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो बेटा ये हाइट हो गया, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये रेड कलर से ग्राफ बनाया मैंने, देखो ये रेड कलर से ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो ये इसका हाइट हो गया, ये 0,0 है, तो हाइट हो गया 10 और ये बेस हो गया 4। तो आप एरिया लिखेंगे इसका हाफ इंटू 4 इंटू हाइट हो गया आपका 10 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बताइए साहब कितना था? तो इनिशियल वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 वेलोसिटी को बता रहे हैं क्या? नहीं, ये एक्सीलरेशन का कोऑर्डिनेट है। ये वाई एक्सिस पे मैंने एक्सीलरेशन रखा है तो एक्सीलरेशन है, ठीक है सर। तो फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है कितनी? ध्यान से देख के बताइए वेलोसिटी है कितना। तो ये वेलोसिटी है -10, तो जब यहां पे इसको -10 रखेंगे, अच्छा एरिया भी निकालेंगे तो 2 ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस ऑफ -10, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है -10। जब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप -10 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +10 जब इस तरफ जाएगा तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये +10 जब उधर जाएगा तो 20 - 10, क्योंकि बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +10 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -10। तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो आप में से बच्चों का 30 जवाब आ रहा, 30 बेटा कहीं से आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। अब बच्चों का 2 ही तरह का जवाब है, या 30 या 10। तो 30 इसलिए क्योंकि आपने यहां पे क्या किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी को -10 नहीं रखा होगा। चलो इसको दूसरे तरीके से भी करके बताता हूं। पता नहीं तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो, छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो मेरी तरह। ये तो समझ आया, बेस हो गया तुम्हारा 4, हाइट हो गया 10, 4 इंटू 10, 4 से 2 कटेगा तो 2 आएगा, ये आ गया आपका 20 इज इक्वल टू v माइनस यू। माइनस यू को इधर ले आओ तो v इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस यू। हाँ सर देखो प्लस ही तो हो रहा है, इस माइनस यू को इधर लाओगे तो प्लस यू तो होगा सर, वो बिल्कुल ठीक बात है प्लस यू होगा, लेकिन u की वैल्यू -10 है तो u की वैल्यू -10 रख दीजिए यहाँ पे। तो 20 - 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये ज्यादा साफ सुथरा और एफर्टलेस और बहुत सही जवाब आया है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ अब तुम्हारा जवाब सही आ रहा है, पहले तुम 30 कह रहे थे, पहले तुम 30 कह रहे थे, बहुत गलत बात है ये। चलो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड।
बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया विथ वेलोसिटी u. बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विथ वेलोसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. एक एमआर स्टार बताऊं एक एमआर स्टार बताऊं जोरदार. अब ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, और ये बोर्ड के लिए नहीं है, एकदम जोरदार है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. सर क्या चलो इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बता दो सर, कोई बात नहीं, आपके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी. जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो किसी सिचुएशन के क्रॉसपॉन्डिंग, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो किसी भी सिचुएशन के क्रॉसपॉन्डिंग, तो कभी भी सही आंसर मत ढूंढना. फाइंड रॉन्ग ग्राफ, फाइंड रॉन्ग ग्राफ ऑलवेज. ग्राफ का जब भी सवाल हो ना किसी सिचुएशन में, तो बेटा हमेशा और हमेशा तुम ना गलत ग्राफ ढूंढा करो. सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. सुनना, क्योंकि तुम सही ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो सही सोच के और उसको प्लॉट करने में ना थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन गलत ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो गलत तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा, और जैसे ही 3 गलत तो बचा हुआ है चौथा सही हो जाएगा. और मैं बेसिक तरीके से भी पूरा कराऊंगा, चिंता मत करना. तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो हम क्या करेंगे, हम गलत ढूंढेंगे. सर ये आप क्यों कह रहे हो ऐसा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. दुनिया में ऐसे तो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं कि सही आंसर निकालो, आप कहते हो कि गलत आंसर निकालो. बेटा ध्यान से सुनना, मैंने खुद ग्राफ के हजारों सवाल सॉल्व किए हैं, और तब जाके मुझे महसूस हुआ है कि ग्राफ में के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा सही आंसर निकालना थोड़ा टफ होता है, गलत आंसर निकालना बहुत आसान होता है. अब इस ग्राफ को तुम ध्यान से देखोगे तो ये ना सी ऑप्शन, मैं देख रहा हूं कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये तो महाबाह्यात और घटिया ऑप्शन है. सर क्यों सी ऑप्शन गलत क्यों है. क्योंकि बेटा सी ऑप्शन में एक बात बताओ, क्या एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी हो सकती है क्या. नहीं सर, एक टाइम पे तो 2 वेलोसिटी कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत है. ऑप्शन बी देखोगे तो ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी कैसे होगा. हां सर ये तो गलत कह रहा है. दूसरा, ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर फेंका और ऊपर की डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो नीचे की डायरेक्शन निगेटिव होगी. ठीक बात है सर, ऊपर जाता जाएगा, जब तक ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ भागेगा, भागने की तरफ ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा. लेकिन भागते हुए जब नीचे की तरफ भाग रहा होगा तो नीचे की डायरेक्शन को मैंने निगेटिव लिया है, तो ऊपर अपवर्ड जर्नी के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड जर्नी के लिए वेलोसिटी निगेटिव. लेकिन यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता है. ऐसे कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी पॉजिटिव है. बेटा जब ऊपर जा रहा था तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ निगेटिव होगी. अब कह सकते हैं सर ऑप्शन में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप ऊपर को पॉजिटिव माने. तो बेटा अगर तुम ऊपर निगेटिव मानते हो और नीचे पॉजिटिव मानते हो, वेलोसिटी बोला है ना, स्पीड का ग्राफ नहीं पूछा है ना, तुमसे किसका ग्राफ पूछा है बताओ, वेलोसिटी टाइम. और वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट एंड वेयर. तो जब मैंने प्रोजेक्ट किया था तो ऊपर जा रहा था कुछ u से ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ आप निगेटिव मानते हो, नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा. तो पक्की बात है एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो ये दोनों ही ग्राफ में पहले पॉजिटिव लिया है, तो बाय डिफॉल्ट बिना किसी सिचुएशन के आपको ऊपर पॉजिटिव मानना पड़ेगा और नीचे निगेटिव मानना पड़ेगा. सर अगर ऐसा करते हैं तो ये तो गलत हो गया. हां, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. बताओ एकदम मजे आए कि नहीं है. तुम मन में सोच के बताओ कि ऐसा सवाल अगर प्योर कंसेप्ट से सॉल्व किया जाए तो सोचने में 2-4 मिनट लगेगा, लेकिन गलत ढूंढने में तुमको समय नहीं लगेगा, है ना. गलत ढूंढने में तुमको समय नहीं लगेगा. अब चलो मैं इसका सही सॉल्यूशन बताता हूं, सही अप्रोच बताता हूं. वेलोसिटी ऊपर u और नीचे एक्सेलरेशन g, तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा निगेटिव. तो किसी भी t टाइम पे आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लिखना होगा. तो आप लिखेंगे v बराबर u प्लस at. किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u से, तो मैंने थ्रो ही किया है, ये मैंने इसको दिया है इनिशियल वेलोसिटी u एज इट इज रहेगा माइनस gt. तो अब आप स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे. तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे देखिए वेलोसिटी कुछ u है,
हाँ सर, अगर यहां पे वेलोसिटी रखते हैं, यहां पे टाइम रखते हैं, तो t इज इक्वल टू, जब जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी कुछ u है, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। t का प्रोडक्ट यहां पे देखो y बराबर mx प्लस e से कंपेयर करोगे, निगेटिव स्लोप है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और मैंने ये ग्राफ आपको पहले भी बना के दिखाया था। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम, थोड़ा सा लॉजिकल ग्राफ है, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ग्राफ नंबर ए, ग्राफ नंबर बी एंड ग्राफ नंबर सी। ये ग्राफ किसका बनाया मैंने? ग्राफ मैंने खुद बनाया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ग्राफ बनाया मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। देखिए ग्राफ किसका है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। और ग्राफ जीरो से लेके टी नॉट टाइम तक बना है, जीरो से लेके टी नॉट टाइम तक बना है। I'm सॉरी, ये ओवरलैप हो गया। जीरो से लेके टी नॉट टाइम तक बना है ना, वेलोसिटी। इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। अब थोड़ा सा रुको और सोच समझ के जवाब देना। आई एम रिक्वेस्टिंग, आंसर देने की जल्दी मत करना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है। तुक्का मत मारो। ये अगर तुम सही सॉल्व कर पाए ना तो मजे आ जाएंगे एकदम। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है। इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताओ क्या बताता है? फटाफट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? फटाफट बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? ये पूछा है मैंने, फटाफट बताइए। एक्सेलरेशन बताता है, एकदम सही। एक्सेलरेशन बताता है, एकदम सही। एक्सेलरेशन बताता है सही। अब मेरे से एक्सेलरेशन पूछा है क्या? नहीं सर, आपसे तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, और एवरेज वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? फटाफट बताइए प्लीज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरे से क्या पूछा है साहब? मेरे से पूछ रहा एवरेज वेलोसिटी। मेरे से क्या पूछ रहा? एवरेज वेलोसिटी। मेरे से क्या पूछ रहा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? क्या मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप देखूंगा? नहीं सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम स्लोप देखते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हम करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। इंस्टेंटेनियस में करते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एवरेज निकालने के लिए बेटा करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कहां से कहां तक है? तो यहां से यहां तक, 0 से T नॉट, 0 से T नॉट, 0 से T नॉट, तो टोटल टाइम टेकन T नॉट। अब किस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम होगा? ग्राफ नंबर ए में। हेंस योर करेक्ट आंसर इज ए। बेटा ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, प्राण निकाल जाते हैं बच्चों को सवाल करने में। करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि इसमें एरिया यहां से यहां तक आ रहा, इसमें एरिया ये पोर्शन दिख रहा, इसमें एरिया ये छोटा सा दिख रहा। ऑब्वियस सी बात है ए में एरिया ज्यादा है। एकदम मजे आए कि नहीं बताओ? इसमें एरिया ज्यादा है।
अच्छा, एक बच्चा सवाल पूछ रहा, ये वाला, इन विच ग्राफ एक्सीलरेशन is constant, in which graph acceleration is constant, in which graph acceleration is constant। और मैंने भयंकर मजे ले लिए बच्चों के चिंता मत करो बेटा, भयंकर मजे ले लिए मैंने बच्चों के, मौज ले लिया बच्चों के, एकदम रामलाल एकदम तितर बितर हो गया कि सर ये नहीं आया। सर देखो बेटा, यहां पे है v और ये है t, मैंने जानबूझ के तुम्हारे मजे लिए थे। ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ, जहां पे मैंने लिख दिया x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोला का बेटा इक्वेशन होता है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एक बच्चा पूछ रहा कि सर ये भी तो पैराबोला होगा अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू है। नहीं बेटा, ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, पैराबोला जैसा दिखेगा लेकिन एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे दादा, ऑप्शन नंबर सी मैंने क्या किया था, v और x का ग्राफ बनाया था, ऐसा बनाया था और मैंने लिख दिया था v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x, है ना, क्योंकि x का पावर अगर 1 हो और y का पावर 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। x का पावर अगर 2 हो तो ग्राफ ऊपर उठ जाता है, x का पावर हाफ हो तो ग्राफ नीचे झुक जाता है। ओके, तो ये रहा a b c और d। और अभी से बच्चे दे रहे हैं डी ऑप्शन होगा सर, डी। अच्छा बेटा, एमआर से होशियारी, अच्छा बेटा एमआर से होशियारी। जीवन में सारे काम कर लेना लेकिन एमआर से होशियारी मत करना। एक छोटा सी बात सुनाता हूं, एक छोटी सी शायरी मुझे याद आ गई अभी। कह दो सर, मतलब शायरी वायरी नहीं करता मैं, गाने वाने नहीं करता, वैसे बता देता हूं बस कि जिसको मैंने चलना सिखाया वही आज मुझे दौड़ना सिखा रहा है। जिसको मैंने चलना सिखाया आज वो मुझे दौड़ना सिखा रहा है। वाह यार, जिसको मैंने चलना सिखाया आज मुझे वो दौड़ना सिखा रहा है। वाह रामलाल वाह। चलिए बताइए, ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है? सुना है बहुत उदास बैठे हो, खेलने के लिए 2-4 एमआर स्टार भेज दूं क्या? सुना है बहुत उदास बैठे हो, खेलने के लिए 2-4 एमआर स्टार भेज दूं क्या? ये नई शायरी मार्केट में आई है। चलो फटाफट बताइए कौन सा जवाब सही है। चल मैं सारे को एक एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वाई? क्योंकि यहां पे आप देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी बनता है जब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम हो, और जब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो इसका मतलब वाह 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 वाह, बहुत सही। कुछ लोग थोड़ा सा उदास बैठ गए थे। सुना है बहुत उदास बैठे हो, खेलने के लिए 2-4 एमआर स्टार भेज दूं क्या? चलो बताओ, क्या पहले ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? दूसरी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, ए ग्राफ में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो इन ग्राफ ए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं था सर, हमको समझ आ गया था। अब ग्राफ नंबर बी की बात करता हूं। ग्राफ नंबर बी में बेटा ये x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। बेटा जब भी x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो तो पक्की बात है x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अगर है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। क्या करो? 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा।
कैसे? तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2t और एक बार और करोगे तो सिर्फ आ जाएगा 2, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। अब ग्राफ नंबर सी देखते हैं। ग्राफ नंबर सी में देखो बेटा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। तो सर आपको कैसे पता इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा? बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं ये ग्राफ बनाया तो इसका मतलब है ग्राफ तभी होगा जब v प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होगा। पहली बात। अब ध्यान से यहां पे सोचोगे कि एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाए, तो v इंटू डीवी बाई डी से निकाला जाएगा। ठीक है सर। v की वैल्यू क्या है? तो v की वैल्यू है रूट एक्स, और डीवी बाई डी क्या होगा सर? तो रूट एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करो तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्सीलरेशन बराबर आएगा 1/2। तो ये कांस्टेंट ही तो आया, ये कांस्टेंट ही तो आया है ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम का पावर 1 हो, या पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम का पावर 2 हो, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में रूट एक्स एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ये आपको याद भी रखना था, वेलोसिटी रूट अंडर एक्स के प्रोपोर्शनल हो, या पोजीशन टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, या वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अब यहां आ जाओ, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या नहीं, सबसे बड़ा डाउट है। तो ये नॉट फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जाम। सर ये नीट और बोर्ड के लिए है नहीं तो क्यों करा रहे हो? बहुत बस ऐसे ही मजे लेने के लिए करा रहा था, है ना? तो ये नहीं है तुम्हारे नीट में, इसको मैं मिटा देता हूं। है ही नहीं, बिल्कुल भी कंसेप्ट इसका आपको नहीं समझना है। बाकी जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी लिख देता हूं, ऑल ऑफ दीज, यही सही होगा। ऑल ऑफ दीज, ये इतना बहुत है बेटा, वो नीट के लिए नहीं है। तो वो वाली बात आप अगर फोकस ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना? वी स्क्वायर टी समझाओ कि नहीं समझाओ, मैं धर्म संकट में हूं। नॉट फॉर नीट एंड नॉट फॉर यू, चल समझा देता हूं थोड़ा सा। ये ग्राफ बना था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, या फिर ऐसे देख लेना, सिंपल सी बात है। ये ग्राफ कब बनेगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनेगा? जब y प्रोपोर्शनल टू x होगा। y एक्सिस पे मैंने रखा है v स्क्वायर को, और x एक्सिस पे मैंने रखा है t को। तो y प्रोपोर्शनल टू x होगा, तभी ऐसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। सीधा ग्राफ तभी बनता है जब y प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? जब y प्रोपोर्शनल टू x होता है। अब y एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? v स्क्वायर को, तो y के जगह पे रख दूंगा मैं v स्क्वायर, और यहां रख देता हूं मैं t। तो इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। मैं vx बनाया था या t लिखा था? सॉरी, ये x है, x एक्सिस ही रखा है मैंने, x एक्सिस पे x रखा है मैंने, पोजीशन को रखा है बेटा, पोजीशन को रखा है ये। सॉरी, ये बेटा x है, पोजीशन है, टाइम नहीं है ना? ये टाइम नहीं है, पोजीशन है, x ही है। तो इसको मैंने x रख दिया, और y एक्सिस पे मैंने v स्क्वायर रखा था, तो ये तुम्हारा v स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट एक्स। हाँ सर, रूट एक्स बन जाएगा। और जब भी v प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स हो तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अगर मैंने वहां पे टाइम रखा था तो वो गलत है, टाइम नहीं आएगा, ये x रखना था मुझे, शायद मैंने वहां पे x ही रखा था, या जो भी था, यहां पे मैं x रख रहा हूं। तो v स्क्वायर एक्स ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो भी इसका इस ग्राफ में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एंड दिस इज नॉट फॉर नीट, मुझे माफ कीजिए और इसको इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ आ गया तो कोई बात नहीं। बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, मैं टेस्ट 2 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। टेस्ट 2 में बेसिक मैथ एंड यूडीएम के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, ऑलमोस्ट होंगे 10 to 15, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और काइनेमेटिक्स बच्चे पूछ रहे हैं सर काइनेमेटिक्स में कौन सा चैप्टर आता है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अप टू ग्राफ, इसके क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट कितने हो जाएंगे? 30 to 35। तो मेजर पोर्शन आपका यही है, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ऑल, ये सारे सेक्शन आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट बताइए। बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन।
कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? है ना बेटा, ये पता होना चाहिए, पता चले कि तुम बेसिक मैथ ही पढ़े जा रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े जा रहे हो और सवाल सारे आगे काइनेमेटिक्स से, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। बेटा बेसिक मैथ और यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन मैक्सिमम 10 से 15 होंगे और ज्यादातर सवाल काइनेमेटिक्स से होंगे। काइनेमेटिक्स में अप टू ग्राफ, काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन अप टू ग्राफ। ठीक है भाई, चलो। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। इस ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। और आप यहां पे देखें, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कुछ अलग होगा। यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप निगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव वेलोसिटी था, फिर निगेटिव वेलोसिटी है, गलत हो गया। यहां पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा, तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो गलत हो गया। यहां पे लगातार स्लोप चेंज हो रहा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी, तो ये हो गया तुम्हारा गलत, क्योंकि स्लोप वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इन विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यह है एसटी, मतलब पोजीशन टाइम, इसको आप समझेंगे, है ना। ये ग्राफ ऑप्शन नंबर ए। ओके सर, दूसरा ग्राफ बताओ। तो दूसरा ग्राफ में मैं बना रहा हूं वेलोसिटी टाइम का ये, और तीसरा ग्राफ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ये, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ मैं बना रहा हूं। ये ग्राफ मैंने बनाया है ना। बताइए, इन विच ग्राफ motion is uniform? In which graph motion is uniform? A, B, C. In which graph motion is uniform? इन विच ग्राफ मोशन इज यूनिफॉर्म? फटाफट बताइए प्लीज। इन विच ग्राफ मोशन इज यूनिफॉर्म? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज का मतलब है सारे के सारे। ऑल ऑफ दीज का मतलब है सारे के सारे। सर कैसे पता? तो ऐसे पता कि देखो यहां पे स्लोप कांस्टेंट है, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और यहां पे वेलोसिटी मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। यहां पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहां पे एक्सीलरेशन जीरो है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। मजे आ गए कि नहीं आए? मजे बताओ। एकदम ही चरम सुख की अनुभूति हुआ कि इस सवाल को सॉल्व करते समय? चरम सुख की अनुभूति हुई कि नहीं सवाल को सॉल्व करते समय? एकदम ही मजे आ जाने चाहिए। अच्छा, ये सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्राफ कन्वर्जन के बारे में। ग्राफ कन्वर्जन के बारे में। सर ग्राफ कन्वर्जन क्या होता है? कई बार एग्जाम में ग्राफ कन्वर्जन पे सवाल होते हैं। ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और पूछा है द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इज दिस, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। तो इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? ठीक है ना। अब मेरा एमआर स्टार लगाना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, मुझे शर्म आ रहा है बोलते हुए, और डर ज्यादा लग रहा है। शर्म कम और डर ज्यादा लग रहा है। रेस्ट मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, रेस्ट में मोशन कहां से आ गया? एक बच्चा लिख रहा है बेटा बहुत भोले हो तुम,
मम्मी पापा से कहना कि इतना भोला क्यों बना दिया तुम्हें। रेस्ट तो रेस्ट है ना, मोशन कहां से आ गया? रेस्ट मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। एमआर स्टार दुनिया है मेरी, मेरी भी दुनिया एमआर स्टार ही है, दोनों में कॉमन है सेम पिंच। सेम पिंच, सेम पिंच समझते हो ना? चलो बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। बताइए क्या बताइए? अच्छा 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 अच्छा, जो मुझे बताने में शर्म कम और डर ज्यादा लगता है। शर्मा तो रहा हूं मैं, लेकिन शर्म कम और डर ज्यादा लग रहा है। डर लग रहा है मुझे, नहीं बताऊंगा, छोड़ो, डर लग रहा है, छोड़ो। तुम तो सही आंसर बताओ। हाँ, तो यहां पे एक छोटा सा एमआर स्टार मैंने बताया था आपको, और छोटा सा एमआर स्टार क्या है कि फाइंड रॉन्ग ग्राफ। फाइंड रॉन्ग ग्राफ, एक छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत मजबूत बनाएगी, छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत मजबूत बनाएंगी। चलिए बताइए सर, रॉन्ग ग्राफ पता करना है। हाँ, रॉन्ग, गलत ग्राफ पता करो, तुम तो बस गलत ग्राफ पता करो, गलत ग्राफ पता करो। तो आइए गलत ग्राफ पता करते हैं। तो गलत ग्राफ कैसे पता करें? तो किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। और यहां पे क्या बना है? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है। और हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता करना है, ठीक है ना? चलो, तो अपन के क्या, अपने को क्या करना है कि गलत ग्राफ ढूंढना है। गलत ग्राफ कैसे ढूंढे? तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है बेटा? वो वेलोसिटी को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। और वेलोसिटी ही यहां पे प्लॉट किया गया, तो बहुत आसान है। जब हम यहां पे स्लोप देखें तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। और धीरे धीरे आप देखिए, रेखा पे थोड़ा फोकस करिए, तो रेखा अभी खड़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है रेखा। रेखा खड़ी है कि टेढ़ी है? सर, रेखा टेढ़ी है। और धीरे 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 रेखा सो गई, तो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या हो गया है? जीरो। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में और थोड़ी देर बाद हो गया जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? तो देखिए, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी निगेटिव है, तो गलत हो गया। हाँ सर, गलत हो गया। ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहां पे वेलोसिटी निगेटिव से शुरू हुआ है, देखिए यहां पे निगेटिव से शुरू हुआ है, ये गलत है। हाँ सर, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में बेटा देखिए, ये तो उसी का कॉपी कर दिया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा यार, वो तो कॉपी कर दिया है। दूसरी बात कि यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पे जीरो, और यहां पे वेलोसिटी निगेटिव है। और यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव था और यहां से यहां तक वेलोसिटी निगेटिव है। मतलब जितने टाइम के लिए वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव रहा, उतने टाइम के लिए वेलोसिटी निगेटिव हुआ है। बेटा यहां पे निगेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्लोप देख रहा हूं, स्लोप देखोगे एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव है। और यहां पे तो पूरे मोशन में वेलोसिटी पॉजिटिव बना दिया, तो ये गलत है। हाँ सर, ये गलत है। तो सही कौन सा होगा? मैंने बोला नहीं था सही निकालने के लिए, मैंने बोला तो तुम्हें गलत निकालने के लिए। और ये गलत होने का कारण समझ आया? हाँ सर। ये गलत होने का कारण समझ में आया? हाँ सर। ये गलत होने का रीजन समझ में आया? हाँ सर। तो ये सही है, ये सही है। लेकिन सर सही का भी रीजन बताओ। तो सही का रीजन मैं आपको बताता हूं। आप चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव था, हाँ, धीरे धीरे कम होकर वेलोसिटी जीरो हुआ है, हाँ, उसके बाद देखो वेलोसिटी निगेटिव हुआ है और निगेटिव में बढ़ रहा है। यहां पे आप देखिए ढंग से बेटा, यहां पे स्लोप क्या होगा? मैं पूरी तरीके से मिटा के फिर से बनाता हूं। यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां पे स्लोप क्या है? जीरो, तो वेलोसिटी जीरो है। और धीरे धीरे जब इस लाइन की तरफ जाओगे तो जीरो से बढ़ तो रहा है, यहां पे ऐसा लाइन बनेगा, यहां पे ऐसा लाइन बनेगा। तो देखो ये ज्यादा निगेटिव है, सॉरी, ये देखो ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, तो इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा, इसका स्लोप और ज्यादा होगा। रेखा जितनी लेटी हुई होती है, रेखा जितनी लेटी हुई होती है उसका स्लोप उतना कम होता है। तो देखो जैसे जैसे यहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होकर जीरो हुआ है, वैसे वैसे स्लोप का मैग्नीट्यूड यहां पे जीरो से बढ़ेगा, लेकिन ये निगेटिव में बढ़ेगा, तो वेलोसिटी होगी निगेटिव। वेलोसिटी कैसे होगी? निगेटिव होगी, माइनस वेलोसिटी होगा। तो ये देखो यहां पे वेलोसिटी जीरो और पॉजिटिव वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर जीरो हुआ है,
और उसके बाद वेलोसिटी देखो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखो ना, ये वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखा है, वेलोसिटी निगेटिव हुआ है। बच्चे को सी ऑप्शन समझना है। सी ऑप्शन देखो बेटा, क्या आप ये समझ रहे हो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है? हाँ सर। यहां वेलोसिटी जीरो है? हाँ सर। और यहां वेलोसिटी निगेटिव है। तो जितने देर में वेलोसिटी पॉजिटिव से जीरो गया उतनी देर में वेलोसिटी फिर से जीरो से निगेटिव तक गया है। लेकिन ये ग्राफ देखो ना, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में ही कम हो रहा है। पहले वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो से, अच्छा, इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। ऑप्शन सी तो महाबाह्यात घटिया है बे, ऑप्शन सी एकदम महाबाह्यात घटिया और एकदम खराब है। कैसे? ऑप्शन सी तो एकदम ही खराब है सर, कैसे? ऑप्शन सी वाला फिर से एकदम जोरदार बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा ना तू नाली में गिर जाएगा। ऑप्शन सी एकदम नाली में गिरा देता हूं तुम्हें, देख नाली में गिराता हूं तुम्हें। चल एक बात बता, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? सर वेलोसिटी बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, वेलोसिटी देखने के लिए वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, वेलोसिटी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और यहां पे स्लोप कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही। पॉजिटिव से v जीरो गया है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा, बढ़ रहा। ये गलत है। वेलोसिटी क्या हो रहा, बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा? देख देख देख, यहां पे वेलोसिटी बोल, यहां पे वेलोसिटी बोल जीरो है। क्यों? क्योंकि हमने वाई कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी रखा हुआ है, तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देख के वेलोसिटी पता चलेगी। यहां पे वेलोसिटी जीरो है, यहां वेलोसिटी और बढ़ी, यहां वेलोसिटी और बढ़ी, यहां वेलोसिटी और बढ़ी, यहां वेलोसिटी और बढ़ी, यहां वेलोसिटी और बढ़ी। यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका स्लोप देखेंगे, वेलोसिटी बहुत धीरे 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 वेलोसिटी घट रहा, वेलोसिटी घट रहा, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा। ये घर में गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सी समझना था, बताओ। बस 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 बस, मजे आए कि नहीं है बताओ। ले समझ सी, समझ समझ सी, समझ सी। एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन था कि फटाफट कमेंट में लिखे एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन, एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन। कमेंट में लिखे गर्दा विजुअलाइजेशन, गर्दा विजुअलाइजेशन, गर्दा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना भाई। तुम्हें इस डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए वेलोसिटी टाइम बनाना था। हां सर, वेलोसिटी टाइम बनाना था। यहां पे स्लोप पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो रहा। यहां पे ध्यान से देखिए, तो हमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही, तो ये तो गलत हो गया। आओ अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। चल, अगला पड़ाव आपका कहां लेके जाएगा? अगला पड़ाव में जो लेके आएगा, ये बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सॉरी, इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया हुआ है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, इसका पूछा हुआ सवाल है नीट का। ग्राफ क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन टाइम। कैसा ग्राफ है? एक्सेलरेशन टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दा विजुअलाइजेशन, किलर विजुअलाइजेशन नहीं, गर्दा विजुअलाइजेशन। चलिए तो देखो, ये बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? कुछ नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप देखो तो AT का स्लोप कुछ नहीं बताएगा, और इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, सर इसका एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे क्या निकालना? तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कहीं से भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कई बच्चों ने क्या किया कि इसका एरिया निकाल लिया और इसका एरिया निकाल लिया और बोल दिया कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी बताता है, और हमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो कह सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं कह सकते। तो सर कैसे पता चलेगा? तो इस तरह के सवाल में जब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बता के आपसे पूछ दे डिस्प्लेसमेंट, देखिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? वेलोसिटी टाइम में। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है।
और एक्सीलरेशन यहां पे देखिए ध्यान से, तो इन्होंने थोड़ा सा नशा कर लिया था, थोड़ा सा सस्ता वाला नशा कर लिया था और यहाँ पे टी लिख दिया। भाई वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन रखा है तो वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी ना 5। हाँ सर, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जो 5 है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, देख के बता दो ग्राफ में अच्छे से। एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हाँ, डबल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, फिर हमें तो ग्राफ से सॉल्व करना है, तो अब एक ही ग्राफ का 2 बार एरिया तो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया जवाब है आपका, डबल इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ का जो एक्सीलरेशन टाइम है उसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सीलरेशन टाइम को हम वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट कर देंगे और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। तो बताइए यहां पे एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज एक्सीलरेशन, और यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है सर, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने बताया था 0 से शुरू होगा और स्लोप कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया। अब एक्सीलरेशन कब तक कांस्टेंट है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है सर, अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है कि इसका जो एरिया होगा, एरिया वो चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, और इसका एरिया बेस है बेटा 2 और हाइट है 5, तो इसका एरिया हो गया 10 बराबर फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 है तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा बेटा 10। फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा बोलो, 10। तो 2 सेकेंड पे एग्जैक्टली 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो इसका एरिया आएगा वही फाइनल वेलोसिटी को बताएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इसका कितना आ जाएगा बोलो सर, इसका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 10, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 10, 20 मीटर 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या हो गया फटाफट बताइए, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ग्राफ यहां पे बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप, ग्राफ ये रहा बेटा। एक्सीलरेशन की वैल्यू बताइए क्या हो गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू बताइए क्या हो गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू बताइए क्या हो गई, एक्सीलरेशन क्या हो गया बताओ, 0। यहां पे एक्सीलरेशन 0 और एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो जितना भी वेलोसिटी गेन कर चुका होगा उतना ही वेलोसिटी कांस्टेंट रखेगा यहां से यहां तक, मतलब 2 से 4 सेकंड तक। तो 2 से 4 सेकंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, 2 से 4 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सीलरेशन ये हो गया, इसकी वैल्यू इसने बताई है यहां पे -5 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मिसप्रिंट है, थोड़ा सा सस्ता नशा कर लिया था इसलिए छोड़ दिया। तो इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, यहां पे एरिया क्या बताएगा, एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जो था वो था 10, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम अभी बाद में रख लेंगे। एरिया बताइए कितना होगा, एरिया आ रहा -10, क्यों, क्योंकि नीचे है बेस 4 से 6 तक 2 और ये आपका हाइट आ गया, हाइट है आपका 5, तो 5 × 2 -10 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा -10 प्लस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 10 थी जो गेन कर चुका था कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसको 10 रख देंगे, तो -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितने देर बाद, तो ये आ जाएगा आपका 6 सेकेंड पे। लेकिन ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया सर, स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाया क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा, और यहां पे देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। तो ये VT ग्राफ हमने कन्वर्ट किया है AT ग्राफ से, ये किस में कन्वर्ट किया है, हमने ये AT ग्राफ से ये VT ग्राफ कन्वर्ट किया है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो डिस्प्लेसमेंट सर बहुत ही आसान है, आप इसका एरिया निकाल दीजिए। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे बेटा, तो यहां से डॉटेड लाइन है, ये हो जाएगा 0 से 2 और हाइट 10, तो इसका एरिया हो जाएगा, मैं डर डर के निकाल रहा हूं एरिया, पिछले क्लास में मैंने एकदम जोरदार तरीके से एरिया निकाल दिया था, मैं एरिया निकालने में भी डर रहा हूं, हाफ बेस 2 और हाइट 10, तो ये हो जाएगा आपका +10, ये भी हो जाएगा +10। देखो यहां पे बेस 2 और हाइट 10, और ये रेक्टेंगल है, ये 2 से 4 तक ये 2 और हाइट 10, तो ये हो जाएगा 20। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ऑफ VT इज नथिंग बट
डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 40 मीटर। क्या जोरदार तरीके से चमका? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, क्या बढ़िया तरीके से चमक गया ये? जोरदार तरीके से चमका। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, मुश्किल था, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था और मुश्किल था। ये आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, आईआईटी एडवांस 14-15 का पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है देखिए प्लीज। एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज शोन इन अ फिगर, देन कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, ये एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, ये क्या कर दिया इन्होंने, हम गजब ही नशा क्रिकेट टाइप किया है। एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, not for NEET, but yes, if you have MR star, बताइए बेटा। ये नीट के लिए है कि नहीं है बताओ? अबे आईआईटी एडवांस का सवाल है तो नीट के लिए नहीं होगा, obvious सी बात है। नीट में आता है छोटे छोटे सवाल, तुम एकदम चूजा टाइप बच्चे, चूजे हो अभी, चूजा। चिड़िया का छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं चूजा। अभी तो जन्म लियो बे, कंपटीशन के दौर में भी पैर रखा है तुमने। बताओ। No, this is not for NEET, but yes, it is if you have MR star. कैसे करें सर बताइए, कैसे करें सर, कैसे करें? एक काम करना, ये एज इट इज टाइप कर लेना गूगल पे, एज इट इज टाइप कर लेना गूगल पे सर, एज इट इज, हाँ एकदम एज इट इज, एज इट इज टाइप कर लेना गूगल पे, ये पूरा तक दिनादिन दिन दिनादिन दिन, ये पूरा टाइप कर लेना गूगल पे, कर लेना एक बार, और करके फिर देख लेना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और मैं तुम्हें जो समझाऊंगा वो क्या है। मैंने तुम्हें हमेशा से क्या बताया, एक छोटी सी बात बताई है कि जब भी एग्जाम में ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन हो तो उसका MR स्टार है कि फाइंड रॉन्ग ग्राफ, फाइंड रॉन्ग ग्राफ, रॉन्ग ग्राफ, हमेशा मुझे रॉन्ग ग्राफ फाइंड करना है। अब मुझे इस ग्राफ में एक छोटी सी चीज निकालनी है, बस एक कंक्लूजन देखना है कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी रखा है और वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन है, तो बस मुझे इतना बता दो कि मैं एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी। तो पहले वेलोसिटी ये है ना, देखो ना, ये कोऑर्डिनेट देखो ना, जैसे जैसे ग्राफ आगे जाएगा तो पहले ये वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बट एक्सीलरेशन क्या हो रहा है बता दो। एक्सीलरेशन के लिए ना तो हम स्लोप देखेंगे ना ही हम एरिया देखेंगे, एक्सीलरेशन के लिए ना तो हम स्लोप देखेंगे ना ही हम एरिया देखेंगे, तो सर हम क्या देखेंगे, वायथ कोऑर्डिनेट देखेंगे, क्योंकि वायथ कोऑर्डिनेट पे ही एक्सीलरेशन रखा है, वायथ कोऑर्डिनेट पे ही एक्सीलरेशन रखा है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वायथ कोऑर्डिनेट। तो एक्सीलरेशन बताइए क्या हो रहा है, बड़े आराम से देख के बताइए कि जैसे हम आगे जाएंगे, एक्सीलरेशन पहले ये था, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाइथ कोऑर्डिनेट, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाइथ कोऑर्डिनेट, फिर ये वाइथ कोऑर्डिनेट, फिर ये वाइथ कोऑर्डिनेट देख के बताइए, फिर ये वाइथ कोऑर्डिनेट देख के बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट।
एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, मतलब ये दो बातें हमें पता चली कि वेलोसिटी बढ़ना चाहिए और एक्सीलरेशन कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहां आते हैं, ये बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? सर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सीलरेशन। और यहां पे देखो इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से आता कांस्टेंट एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कम हो रहा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, यहां पर एक्सीलरेशन कम हो रहा, यहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यहां पे एक्सीलरेशन कम हो रहा, यहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यहां पे एक्सीलरेशन कम हो रहा। ये तो ना हो पाई दादा, ये तो ना हो पाई। अरे ये तो ना हो पाई दादा, ये तो ना हो पाई। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये गलत है? ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये गलत है? हां सर गलत है। अब आओ, अरे आओ ना, आओ, अरे आओ ना, आ जाओ। यहां पे टेंजेंट प्लॉट करो। कर लिया सर। इस पॉइंट पे एग्जैक्टली स्लोप बताओ क्या है? सर इस पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है क्योंकि ये टेंजेंट एंगल बना रहा 90 से ज्यादा। स्लोप अगर निगेटिव है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, और इस पूरे ग्राफ में कहीं भी एक्सीलरेशन निगेटिव नहीं है। एक्सीलरेशन वाई कोऑर्डिनेट में, मतलब वाई एक्सिस पे रखा है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और ये कह रहा है कि स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताएगा, एक्सीलरेशन निगेटिव है। ये ना हो पाई दादा, ये ना हो पाई, ना हो ही नहीं पाई, ये एकदम ही ना हो पाई। हाँ ये तो ना हो पाई। अब देख इधर, यहां पे बता, क्या ये रेखा लेटी हुई है? हां सर रेखा लेटी हुई है, धीरे धीरे उठी रेखा, धीरे धीरे उठी और फिर रेखा पहले उठ रही। स्लोप यहां पे बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन। स्लोप बढ़ रहा मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा, ग्राफ गलत है। स्लोप बढ़ रहा मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा, ग्राफ गलत है। आओ ना, अरे आ जाओ। अब बताओ इस ग्राफ में स्लोप कम हो रहा सर, अगर स्लोप कम हो रहा तो एक्सीलरेशन कम होगा क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है। स्लोप कम हो रहा और जब हम वाई कोऑर्डिनेट पे देखेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रहा, तो वेलोसिटी बढ़ रहा स्लोप कम हो रहा, यही तो बात है। वेलोसिटी बढ़ रहा स्लोप कम हो रहा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ मजे आए कि नहीं है? एकदम जोरदार मजे आए कि नहीं है? छोटा मोटा मजा नहीं चाहिए यहां, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन है कि नहीं? चरम सुख की अनुभूति, रोम रोम में खुशी की अनुभूति हो रही। और बताओ, सुना है थोड़े उदास हो, खेलने के लिए 2-4 एमएन स्टार भेज दूं क्या? आओ आगे, उदास मत हुआ करो। चलो, ये है बेटा AIEEE 2010 का सवाल। ये सवाल बहुत ही फेमस है साहब, एकदम ही मतलब MR स्टार जितना फेमस है ये सवाल। जोरदार ही फेमस है। हर किताब में हर जगह ये सवाल आपको दिख जाएगा। इंजीनियरिंग का सवाल है, लेकिन मैं आपको ये करा देता हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बेटा, मजदूरी इसमें करनी पड़ेगी, है ना? A car starts from rest, accelerate at the rate f through a distance s, then continue at a constant speed for time t and then decelerate at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance travel is 15 seconds, then which of the following option is correct? Then which of the following option is correct? चलो देखो ध्यान से, ये बेटा x एक्सिस, ये कहा है x एक्सिस। सर इसमें x एक्सिस y एक्सिस क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये जो सवाल होगा ना बेटा वो ग्राफ से होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल काइनेमेटिक्स से सवाल करूंगा तो बहुत ही लेंदी चला जाएगा, बहुत ज्यादा मजदूरी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जर्नी स्टार्ट किया है, एंड एक्सीलरेट एट अ रेट एफ, एफ एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, थ्रू अ डिस्टेंस एस, इस डिस्टेंस तक वो चलता रहा, तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल काइनेमेटिक्स से बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। अब हम कौन सा वेलोसिटी ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0,
क्योंकि रेस्ट है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्राफ यहां से शुरू होगा। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। कितने देर तक एक्सीलरेट हुआ है बेटा? एक्सीलरेट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s। डिस्टेंस s दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। देन कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो भी स्पीड ये गेन कर चुका होगा, रेस्ट टू रेस्ट मोशन है लेकिन बीच में थोड़ा सा वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना? कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अ टाइम t टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से चला है, मतलब कुछ टाइम t के लिए, मतलब यहां से यहां तक का टोटल टाइम दिया हो। देखो यहां पे बेटा एट नहीं लिखा हुआ, फॉर टाइम t। फॉर टाइम t मतलब एक टाइम इंटरवल t के लिए, मतलब यहां से यहां तक टाइम t है उसके लिए चला है एट एंड देन डिसलरेट एट रेट f/2 कांस्टेंट रेट से डिसलरेट हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, तभी तो ये डिसलरेट होगा। एंड कम्स टू द रेट, कम्स टू एट रेस्ट, मतलब ये फिर से रेस्ट में आ गया, ऐसा ग्राफ बने। इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 15s, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो सबसे पहली बात आपको यह करना है कि पहले वो s डिस्टेंस चला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना? और रेस्ट से जर्नी स्टार्ट किया है तो जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर की तरफ भागेगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट s। ठीक बात सर, ठीक है। अब सुनना, क्या तुम्हें रेस्ट टू रेस्ट का एक कंसेप्ट याद है? रेस्ट टू रेस्ट बेटा वो माइनर सा एक मिस्टेक हो गया था डीपीपी के सॉल्यूशन में। एक सवाल मैंने दिया था रेस्ट टू रेस्ट का, जिसमें अल्फा बटा बीटा का रेशियो निकालना था, है ना? तो वो S1 बटा S2 फिर T1/T2, उसमें डीपीपी का जो सॉल्यूशन था उसमें सर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सर से थोड़ा सा क्या हो गया था? मिस्टेक हो गया था, इसलिए वहां पे गलत आंसर टिक हो गया था। बताओ, ये डीपीपी का सॉल्व किया था क्या आपने? सवाल है ना? तो वहां पे मैंने आपको बताया था और आपने जो कंसेप्ट के हिसाब से आंसर निकाला होगा वो आपका सही है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा सर, आप नेक्स्ट डीपीपी में वो सही करा देंगे आपको, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो रेस्ट टू रेस्ट के जर्नी में आपने ये पढ़ा था कि हम रेस्ट से चलते हैं और एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेटेड रेट, एक्सीलरेशन f है और डिस्प्लेसमेंट s है। s डिस्प्लेसमेंट चला है f से एक्सीलरेट होते हुए, उसके बाद रिटार्ड हुआ, कितने से? f/2 से रिटार्ड हुआ। तो रिटार्ड होते होते जब f/2 से रिटार्ड होंगे तो रिटार्ड होते होते कितना डिस्टेंस चल लेगा ऑब्जेक्ट, है ना? तो यहां पे भी वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से रेस्ट से कुछ वेलोसिटी v तक एक्सीलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी तक चला। तो ये बीच वाला पार्ट गायब कर दो, आप डायरेक्ट देखो ना, यहां पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना, यहां पे वेलोसिटी जो Vmax आएगा यहां पे भी Vmax आएगा। तो एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये होगा आपका f/2। बेटा f से f कैंसिल करोगे तो s डैश आ जाएगा 2s। s डैश क्या आ जाएगा? 2s। तो यहां पे ये 2s डिस्प्लेसमेंट चलेगा। अगर एक्सीलरेशन आधा है, मैंने आपको बोला था एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है साहब, चलिए प्लीज आगे बढ़ते हैं। एस डैश क्या आ गया? ये 2s। देखो ये बच्चा अब फ्री फायर की आईडी दे रहा है और कल आगे पूछेगा कि सर ये टाइम क्या होता है? सर टाइम गजब हो यार, गजब हो। क्यों बेटा, क्यों? मुझे दुख नहीं हो रहा, दुख तो तुम्हारे पिताजी को हो रहा होगा। सर किस बात पे? अपनी गलती पे। मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, मुझे तो तरस आ रहा है। और दुख तुम्हारे पिताजी को हो रहा होगा अपनी गलती पे, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, तो कहेंगे कि काश मेरे जीवन में वो टाइम ही नहीं आता, चलो देखो
अगर मैं रिटार्डेशन आधा कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डबल। और टोटल डिस्प्लेसमेंट 15s दिया हुआ है, तो बेटा अगर ये s है, ये 2s है, तो ये हो जाएगा 12s। क्या आपको यहां तक समझ आ गया? हां सर, यहां तक हमको समझ आ गया। ठीक है बेटा, यहीं तक समझना। सर अब क्या? तो देखो कितने देर तक एक्सिलरेट हुआ है ये टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, कितने देर तक रिटार्ड हुआ है ये टाइम आपको नहीं दिया हुआ है। आपको टाइम सिर्फ ये दिया हुआ है कि कितने देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, ये वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है। कितने देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला हुआ है, चलता है, ये पोर्शन आपको बस दिया हुआ है, और कोई भी चीज यहां पे गिवन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है बस। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं यहां पे टाइम 0, यहां के टाइम को t1 मान लेता हूं, ठीक है, t1 मान लेता हूं, और हमें पता है इस ग्राफ का जो स्लोप है एक्सीलरेशन को बताता है, और एक्सीलरेशन हमें पता है कि f की वैल्यू, तो f बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? स्लोप मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो सर नहीं पता, तो यहां पे v मैक्स मैं लिख लेता हूं वेलोसिटी को, v मैक्स परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा v मैक्स, और बेस हो गया तुम्हारा t1। तो v मैक्स की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा, t1 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो v मैक्स निकल के आ जाएगा f इंटू t1। मुश्किल सवाल है बेटा, ध्यान से देखा थोड़ा। v मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा f इंटू t1। v मैक्स क्या आ जाएगा बेटा? f इंटू t1, है ना। और ये नीट के लिए नहीं है, नॉट फॉर नीट, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, ये नीट में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी करा देता हूं क्योंकि कई बच्चे ये डाउट में पूछ लेंगे, इसलिए मैं पहले आपको करा देता हूं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहां पे टाइम मैंने t1 एज्यूम किया था, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा बेटा f इंटू t1, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा f इंटू t1। अब इस vt ग्राफ का जो एरिया है, एरिया वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, और डिस्प्लेसमेंट 12s है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सर ये एरिया हम निकालेंगे कैसे? एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट से। तो ये हो गया आपका बेस t तो दिया हुआ था, ये गिवन है, देखो यहाँ पे टाइम t के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चला है, और हाइट हो गया तुम्हारा ये वाला हाइट। ये हाइट किसको बताएगा? v मैक्स को। v मैक्स की वैल्यू ft1। तो बेटा एरिया लिखेंगे आप v मैक्स इंटू t बराबर 12s। ठीक है भाई, अब यहां से v मैक्स की वैल्यू क्या लिख देंगे? ft1। v मैक्स की वैल्यू लिखेंगे ft1 इंटू t बराबर 12s। ये आ जाएगा तुम्हारा मेन इक्वेशन। अब इसमें अननोन क्या है बताओ? अननोन क्या है? अननोन बताओ क्या? अननोन फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसको हमने एज्यूम किया होगा। f तो हमें पता है, ये t कांस्टेंट वेलोसिटी चला है, ये भी मुझे पता है। s तो हमें पता है, ये s तो बहुत सारा दिया हुआ है, 12s भी पता है। इसमें अननोन बताओ, अननोन बताओ बेटा, प्लीज। अभी तुरंत मैं छुट्टी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको छुट्टी जो मांग रहे हैं ना बेटा, वो तुम्हारे लिए सवाल भी नहीं है, तो तुम घरे चल जाओ आराम से, कूल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ लिया ना उतना ही तुम्हारे काम का है, चिंता मत करो। इसमें अननोन बताओ क्या? अननोन क्या है? अननोन क्या है? यस t1। अब मैं t1 को कैसे हटाऊं यहां से? कुछ उपाय बताओ मुझे, तुम ही बताओ मुझे, t1 कैसे हटाऊं? t1 कैसे हटाऊं? स्टेप 1 में हमने ये सॉल्व किया है, स्टेप 2 में मैंने ये किया। स्टेप भी लिख देता हूं बेटा ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये मैं सवाल कल भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कल भी स्टार्टिंग में ये सवाल मैं करा दूंगा। स्टेप 3, 3 स्टेप में सवाल को सॉल्व किया बस। अब मैं t1 को हटाऊं कैसे? ये कुछ बताओ ना, उपाय बताओ यार, ऐसे नहीं, उपाय बताओ, t1 को कैसे हटाऊं? जब भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है ना, वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है बेटा, वहां पे हमें एरिया और स्लोप ही देखना होता है। कैसे हटाओ t1 को? बच्चा कह रहा है सर t1 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो यहां पे t1 को डिवाइड करूंगा तो t1 से t1 कटेगा, लेकिन यहां तो आ जाएगा ना। t1 को हटाओ कैसे? अब बकलोल कही के डिवाइड बोथ साइड, कल यहां पे t1 से डिवाइड करूंगा, यहां पे t1 से डिवाइड करूंगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये तो बच जाएगा। अजब ही लेवल के हो तुम, आइटम हो एकदम गजब, अलग अलग तरह के आइटम हो तुम एकदम। कैसे करूं बताओ ना, तू बता, दिमाग लगा। नहीं, मैं बताता हूं। इस ट्रायंगल के एरिया से, स्टेप 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एस दिया हुआ एरिया, तो क्योंकि वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्प्लेसमेंट एस दिया हुआ है। ये बेस हो जाएगा t1, तो आप लिखेंगे एरिया हाफ t1, और हाइट हो जाएगा आपका v मैक्स। देखो ये हाइट और ये बेस, एरिया में पता है s, तो एरिया हो जाएगा s बराबर हाफ, बेस हो गया आपका t1 और हाइट हो गया v मैक्स ft1। तो यहां पे लिखेंगे f
T1 बराबर S। तो यहां से T1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, T1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, T1 का होल स्क्वायर आएगा 2S बटा F। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2S बटा F। तो T1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, T स्क्वायर अगर ये है तो T1 क्या होगा, रूट अंडर 2S बाई F। तो यहां पे T1 की वैल्यू रख दूंगा, F T को मैं इस तरफ ले जाता हूं, F और T को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 12S बाई एफ टी, और T1 की वैल्यू को लिख देता हूं मैं रूट अंडर 2S बाई F, रूट अंडर 2S बाई F। ठीक है, अब इस रूट को उधर ले जाओ तो उधर बन जाएगा स्क्वायर, और जब सॉल्व करोगे तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा। कैसे, तो 12 का होल स्क्वायर होगा 144, ये रूट को उधर ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा, 144 और 2 से कैंसिल करोगे तो 72 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो एक लाइन सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कैसे सॉल्व किया, तो तुम्हारे नीट के लेवल में ना इस सवाल में एक सबसे जरूरी चीज है कि तुम सवाल को पढ़ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले प्लॉट करना सीख लो बेटा, यही तुम्हारे लेवल का है, और फिर ये सवाल को मैं दोबारा भी करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मुझे रिलेटिव मोशन शुरू करना था एकदम ही जोरदार तरीके से, लेकिन केमिस्ट्री क्लास है आपकी 5 बजे से, तो आपको भी 10-20 मिनट का समय चाहिए ताकि जो आप सीखे उसको भुला सको और फिर से अपने दिमाग को तैयार कर सको अगले क्लास के लिए। एकदम ही जोरदार तरीके से एकदम मोक्ष मिलने वाला था आपको आज। ये है रामलाल और ये है पिंकी। रामलाल किसको देख रही, पिंकी को, वहां देख रहा, रामलाल पिंकी को देख रहा, और ये ओरिजिन है, यहां पे बैठा है एमआर। यहां पे कौन बैठा है, एमआर बैठा है। कहां बैठा है एमआर, ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट जो मैंने बनाया एमआर, एमआर यहां बैठा, रामलाल यहां है, पिंकी यहां। ठीक है, तो अगली क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, बहुत मजा आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। और इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना बेटा, और ये मत सोचिएगा कि आपको देख देख के समझ आएगा, आप खुद करिएगा, आप जहां पे अटकिएगा वहां पे सॉल्यूशन देखिएगा। 2 बार करना, 3 बार करना, 4 बार करना, भरोसा रखो मेरे पे बेटा। कई बार एक बार में चीजें जो मुश्किल लगती है ना, जब हम उसको दोबारा करते हैं तो आसान हो जाती है। आप चिंता मत करो, तो आप कहीं अटकना दोबारा कर लेना, फिर अटकना तीसरी बार कर लेना, फिर भी समझना है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए।